हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आईएएस की पीटी 365 जो कि हमारी पॉलिटी की चल रही है। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे जुडिशरी एंड जुडिशरी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको रिपीटेड ईयर्स में देखने को मिलता है। तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स न्यूज़ में रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है रूल ऑफ लॉ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को वीज़ा आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप लोग मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुडिशरी विद द फर्स्ट टॉपिक, रूल ऑफ लॉ। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक लेक्चर दिया गया है रूल ऑफ लॉ के ऊपर और उनके द्वारा ये कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ की जो स्टोरी है वो कुछ नहीं है बट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो हमारी जिस तरीके से सिविलाइजेशन सभ्यता आपने पढ़ी होगी उसी तरीके से यहाँ पे भी कहा गया कि रूल ऑफ लॉ जस्ट वही चीज़ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बट अगर आप लोग को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि रूल ऑफ लॉ क्या है तो यहाँ पे एवी डाइसी के द्वारा इसको कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट सुप्रीम और जो रेगुलर लॉ है उसकी प्रीडोमिनेंस। जैसे कि आप देखो कि कुछ भी हमारे देश में जो भी होता है वो हम लोग कानून के ही अकॉर्डिंग करते हैं, कभी भी हम लोग कानून के अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। तो सुप्रीमेसी कहा गया है लॉ का, रेगुलर लॉ का, और सिर्फ स्टेट है जो कि यहाँ पे कानून के द्वारा ही गवर्न किए जाएंगे। किसी भी राज्य में आप देखते हो कि कोई भी काम होता है तो वो सारे काम जो है वो कानून के अकॉर्डिंग ही होता है और वो कानून भी होना चाहिए जिसमें कि आपका जस्टिस और इक्वालिटी भी झलकना चाहिए। ऐसी कानून बनाई जाती है जिसमें कि आप देखो कि हर एक लोगों की इक्वालिटी की बात की जाती है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, साथ ही जस्टिस हो। जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स है या फिर हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उन सबके साथ एक प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए। लेकिन अब ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कहाँ से निकल कर आया ये रूल ऑफ लॉ। ये हमारे एंशिएंट रोमन्स से आप देखोगे ये निकल कर आया जब पहली रिपब्लिक आपकी फॉर्म हुई थी। और उसके बाद आप देखो बहुत सारे जो मिडिवल टाइम के जो थिंकर्स थे यूरोप में, जैसे होब्स है, जॉन लॉक है, फिर रॉसे है, उनके द्वारा भी कई सारी ये थ्योरी के बारे में टाइम टू टाइम उन्होंने अपना जो है विचार रखा। तो इस तरीके से निकल कर आया कि रूल ऑफ लॉ थ्योरी होनी चाहिए। इंडियन फिलोसफर है जैसे हमारे चाणक्य हैं, तो चाणक्य के द्वारा यहाँ पे रूल ऑफ लॉ थ्योरी कहा गया और ये कहा गया कि रूल ऑफ लॉ थ्योरी है जिसके तहत आप देखो कि एक राज्य जो है उसमें सारे काम होते हैं नॉट बाय रूलर। जैसे आप देखते हो कि राज्य में किसी भी एक स्टेट में एक गवर्नर होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि सारा काम करते हैं। बट आप देखो कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रूलर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, वो भी जो भी काम करते हैं वो बाउंड होते हैं कानून से। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो रूल ऑफ लॉ जो है एक फ्रेंच फ्रेज़ है, ला प्रिंसिपल डे लेगैलाइट, इससे ये आपका निकल कर आया ये फ्रेज़ से। और इसका कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। फाइन, तो कौन सी प्रिंसिपल है? 3 प्रिंसिपल्स आर देयर अंडर द रूल ऑफ लॉ। फर्स्ट वन इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इट मीन्स कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी इंसान, मैं, आप, ये देश हमारा जो है वो सब कुछ कानून से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, कानून के ही तहत है। साथ ही इक्वालिटी बिफोर लॉ, वट एवर वी रीड अंडर द आर्टिकल 14 दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो वही चीज़ें है कि कानून के सामने हर लोग एक बराबर है। साथ ही प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इट मीन्स कि आप देखते हो कि हमारे देश में कुछ भी काम होता है तो वो कानून के थ्रू होता है। कुछ भी काम अगर कानून भी बनाया जाता है तो हम लोग ये चीज़ें देखते हैं ना कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें सारे प्रोविज़न है, उसमें मोर देन आपको 555 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो हर बार जो भी कानून बनाया जाता है ईदर बाय पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेचर, हमेशा ये चेक किया जाता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट में तो नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये रिजल्ट है किसी भी इंडिविजुअल का। अगर मैं, आप कोई भी तरीके का राइट्स को अगर जी रहे हो आप, तो ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दिया गया है पार्ट 3 के तहत। तो पार्ट 3 के तहत जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है उसके तहत हम लोग आज की डेट में इतनी फ्रीडम के साथ जी रहे हैं और हम लोग कहते हैं कि हमारी राइट्स भी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है डिफ़ाइन की गई है। और हमारी राइट्स अगर वायलेट होती है तो उसके लिए भी आप देखो कि कोर्ट है। अंडर आर्टिकल 32 आपके पास ये पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अंडर आर्टिकल 226 आपके पास ये पावर है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो, रिट इशू करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा रूल ऑफ लॉ के तहत, इसके सिद्धांत के तहत आता है। तो देयर आर 3 प्रिंसिपल्स, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही ये रिजल्ट है ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल। फाइन, तो ये बातें हुई। अब ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ को हम लोग इतना ज़्यादा डीप में क्यों पढ़ते हैं। हमारे यूपीएससी के भी सिलेबस में है, आप लोग लॉ बैकग्राउंड से है तो फिर इसके बारे में आपने जाना ही होगा। तो इसकी क्या ज़रूरत है? आप देखो कि अगर कानून नहीं होता ना तो मनमानी होती, और मनमानी होती तो
लोग जो है अपने लोगों को काफ़ी फेवर करते हैं, जो कि आपको एक बेसिक ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेगा कि नेपोटिज्म है हमारे देश में, करप्शन है, उसके बाद आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लूप होल है, जस्ट बिकॉज क्योंकि लोग जो है फेवर करना चाहते हैं अपने ही लोगों को। तो यहाँ पे आप देखो कि कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस इंश्योर नहीं हो पाता है। तो जस्ट टू इंश्योरिंग द सोशल जस्टिस हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। प्रिजर्व है हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहने का मतलब है लोकतंत्र, जिसमें कि जनता का अधिकार होता है, जनता के द्वारा जो है हमारे देश के, यानी कि किसी भी देश में जो लोकतांत्रिक है वहाँ के जो है लीडर को चुना जाता है। तो डेमोक्रेसी प्रिजर्व रहेगा। साथ ही आप देखो कि हमारे देश में जो भी होना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना है। जो भी कानून बनाई जाती है उसमें हमेशा देखा जाता है कि वेदर इट इज़ अप टू द मार्क ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये सारी चीज़ से क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जिसमें कि हम लोग हर एक चीज़ संविधान के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो चीज़ें इंश्योर हो पाती है। साथ ही आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स तो दिए गए हैं, जब से आपकी जन्म होती है, एक इंसान की जन्म होती है तो उसे बीइंग ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन राइट्स पे मिलता है। उसके अलावा संविधान के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ छूट दी जाती है, एक स्वतंत्रता है आपको बहुत सारी, जो हमारे संविधान के द्वारा इंश्योर किया जाता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है कानून के द्वारा। साथ ही कॉन्स्टेंट है कि आर्बिट्री यूज़ ना हो। आप देखते हो कि हर एक पोस्ट में बहुत सारे पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, तो वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, तो उस चीज़ को भी रोका जाता है बाय रूल ऑफ लॉ। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का। अब यहाँ पे देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, रूल ऑफ लॉ तो आप समझ गए कि जो हमारी सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उनके पावर को कंट्रोल करना। जैसे कि जस्ट आप समझिए कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, या फिर जो कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान को हमारे पार्लियामेंट को दिया गया और स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया, तो वो लोग कुछ भी कानून में बना सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे देश में संविधान है तो संविधान के अकॉर्डिंग ही कानून बनती है। तो रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है कि एक कंट्रोल करना, जो भी पावर दी गई है, जिस तरीके के पावर को एक्सरसाइज करते हैं, अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज करने पे रोक लगाना, ये हम लोग रूल ऑफ लॉ के तहत करते हैं। क्योंकि कानून ही सबसे सुप्रीम है और हर एक को कानून के सामने बराबर रखना है, तो इसलिए इस तरीके का कानून लेकर नहीं आना है जिससे कि आप देखो कोई सुप्रीम अथॉरिटी है तो इस तरीके का काम वो नहीं कर सकती है जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो। रूल बाय लॉ कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे आपका जो है रूल ऑफ लॉ को लेकर आना। रूल ऑफ लॉ आप उसमें देखो एथिकल भी बातें होती है या फिर अनएथिकल लॉज भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देखो कि साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड रीजन चलाया गया था, गोरे कालों का भेद किया गया था। तो ये क्या था कि रूल बाय लॉ, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि क्या होता है कि पहले वो कानून आता है और कानून के बाद समझ में आता है कि नहीं, जब ये कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इससे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रही है, इससे आपका इनइक्वालिटीज़ बढ़ते जा रहा है, तो फिर इस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। कानून लाकर उस रूल को डिस्ट्रॉय करना, जो भी कानून लाए, जैसे कोई भी रूल्स लाए जाते हैं तो उस रूल को फॉलो करना है कि नहीं फॉलो करना है, ये चीज़ें हमारा किस चीज़ से डिसाइड होगी, तो कानून के थ्रू डिसाइड होगी। तो रूल बाय लॉ है, यानी कि कानून बना के उस रूल को जो है, जो पहले से रूल अगर सही नहीं है तो उसको डिस्ट्रॉय करना, या फिर सही है तो उसको आगे लेकर चलना। तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है। रूल ऑफ लॉ है जो कि आप देखो कि कानून जो भी आइडल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, तो दो आइडल्स पे ध्यान देना है। एक तो है कि जस्टिस होनी चाहिए और सेकंड वन इज़ इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे संविधान के 14 आर्टिकल्स है, तो इसमें ये कहा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कोई भी स्टेट जो है किसी भी लोगों की जो इक्वल स्टेटस है उसको नहीं छीन सकती, और इक्वल प्रोटेक्शन भी देना है कानून के सामने, ठीक है। और किसी भी बेसिस पे यहाँ पे, या जैसे रिलीजन है, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है हमारे देश में। तो ये बातें हो गई। अब देखते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को एम्फसाइज़ करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल है। तो कहा जाता है कि जो भी हम लोग कानून को इतना सुप्रीम माने हैं, तो कानून क्लियर होना चाहिए और एसेसिबल भी होनी चाहिए। इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आम जनता भी किसी भी कानून को समझ सके, जो भी उसकी प्रोविज़न है। साथ ही आम जनता तक भी उस कानून का प्रावधान पहुँचना चाहिए, काफ़ी सिंपल होना चाहिए और लोगों के समझ वाली लैंग्वेज में होनी चाहिए। सेकंड है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसी कानून लेकर आइए जिससे कि हर कोई जो है कानून के सामने बराबर हो, और इक्वल एक्सेस होना चाहिए जस्टिस का। जैसे कि आप देखते हो कि अमीर लोगों को जस्टिस जल्दी मिल जाती है, और जो लोगों के पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, पावर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू पार्टिसिपेट है, यानी कि हमारे देश में जो भी कानून बनाने की यहाँ पे प्रक्रिया है और कानून को जो इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया है, उसमें आप देखो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार है। साथ ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमारे देश में आप देखो कि इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहा जाता है। जुडिशरी आप देखो कि एक थर्ड फील्ड है, जैसे एग्जीक्यूटिव है,
सबसे पहले लेजिस्लेटिव है जिसके तहत आपका कानून बनाने का प्रोसेस होता है। देन एग्जीक्यूटिव है जिसमें कि कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है जो कि उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन जुडिशरी है, जुडिशरी देखते हैं कि वो जो कानून बनाया गया है वो संविधान के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और वो वायलेट तो नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बींग। तो इसलिए आप देखोगे हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है कि अलग तरीके से ये बॉडी है अपना काम करती है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि जुडिशरी की फील्ड में आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ये बातें हो गई। अब देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस आर्टिकल किस किस शेड्यूल से आपको यहाँ पे फील होगा कि हाँ रूल ऑफ लॉ हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। तो रूल ऑफ लॉ जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आया, ये आपका जो है इसका एक पार्ट भी है। साथ ही सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान हमारा सुप्रीम है, ये भी बात कहाँ से निकल कर आता है, तो रूल ऑफ लॉ से। आर्टिकल 13 है जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू कहा गया है। जब हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी में एक उनको पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू का। इट मीन्स कि कोई भी कानून को जो है रिव्यू कर सकते हैं जुडिशरी अगर उनको लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का वायलेशन कर रहे हैं। देन आर्टिकल 14 है जिसमें इंश्योर करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। देन आर्टिकल 21 है जिसमें कि हम लोग एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं। इट मीन्स कि 21 में आपको बहुत सारा प्रोविज़न है। एक तो है कि हम लोग यहाँ पे राइट टू लाइफ की बात करते हैं, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी की बात करते हैं। उसके बाद आप राइट टू बी फॉरगेटन की बात करते हैं, राइट टू प्रिवेसी की बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आर्टिकल 21 के तहत आता है, जिसमें भी हम लोग देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ की प्रोविज़न है। देन आर्टिकल 50 है जिसमें कि सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात यहाँ पे कही जा रही है जिससे कि हम लोग ये देख पाते हैं कि हाँ रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूल ऑफ लॉ। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आई होगी, इसकी सारी प्रोविज़न आपके माइंड में अब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखो ये कहा गया है कि नो लॉ कैन टेक अवे कोर्ट्स पावर, यानी कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो यहाँ पे कोर्ट का पावर है कि अगर कंटेम्प्ट हो रहा है, कोर्ट की अगर निंदा की जा रही है तो उसको पनिश करना है। अब इसको पनिशमेंट देने के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो पनिशमेंट देने से रोक सके। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर। तो ये है क्या, आप देखो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की निंदा करना, तो कोई कोर्ट का निंदा कैसे कर सकता है? जब आप देखो दो तरीके से कर सकता है। एक तो होता है सिविल कंटेम्प्ट होता है, सेकंड वन इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट कहने का मतलब है कि आप जो है चाह के कोर्ट की जो आदेश है उसको मानने से आप इनकार कर रहे हो। यहाँ पे एक सेकेंड ये देख लीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। सिविल कंटेम्प्ट का कहने का मतलब है कि डिसओबेंस ऑफ द ऑर्डर, जो भी यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दी गई, डिसीजन दी गई, जजमेंट दी गई, उनको आप विलफुल तरीके से उनको नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोर्ट की निंदा हो जाएगी। अगर वहीं हम लोग क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करना या फिर कोर्ट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उसमें इंटरफेयर करना। उसके बाद 6 मंथ इम्प्रिजमेंट है यहाँ पे, यानी कि इस तरीके का काम कर रहे हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट, साथ ही 2000 की फ़ाइन है। कैनॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पोस्ट 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ अलाइज्ड कंटेम्प्ट। अब ये भी एक बात रखा गया है कि मान लीजिए कि कंटेम्प्ट का चार्ज जो है आज के डेट में रखा गया है 4 अप्रैल आपका 2022, तो ये 4 अप्रैल 2023 के पहले ही यहाँ पे आपका जो है इसके ऊपर पनिशमेंट मिल जाना चाहिए। 1 साल के बाद इसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो ये सारे लीगल प्रोविज़न है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हमारे संविधान में कहीं डिफाइन किया गया है? क्या कोई आर्टिकल है जो कि आपको याद आ रही है? तो आप लोग को अगर नहीं याद आ रही है तो ये सही बात है कि हमारे संविधान में कहीं पे भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो फिर ये फंडा आया कहाँ से? ये फंडा को लाया गया कानून के थ्रू, जो कि है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये 1971 में एक कानून पास हुआ जिसमें कि ये देखा जा रहा था कि कोर्ट की बहुत ज़्यादा निंदा होती थी, कोर्ट के ऑर्डर को लोग फॉलो नहीं करते थे, डिसओबे करते थे, तो उन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए कानून लाई गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है। सबसे पहले है कि फुल फेथ और क्रेडिट जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग को देना है। साथ ही यहाँ पे आर्टिकल 19(2) है, 19 जिसमें कि राइट टू फ्रीडम है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम है, और 19 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें आपका रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखता है। अगर आपको फ्रीडम है बोलने की, तो ऐसा नहीं है कि आप खुलेआम जो है सड़क पे जाके किसी को भी गाली दे सकते हैं। नो, वहाँ पे आपका जो है एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, बोलने की आज़ादी है। तो आपको किसी को भी हर्ट करना, हेट्रेड फैलाना, ये सब बोलने की आज़ादी नहीं है। ठीक है,
आर्टिकल 129 और आर्टिकल 219 है, जिसमें कि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट जो है वो हमारे संविधान में दी गई है। तो आर्टिकल 129 है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे पनिश कर सकते हैं। सेम पावर हमारे राज्य में यहाँ पे हाई कोर्ट को दिया गया है, जो कि आपका 215 के तहत है। वहीं अगर आर्टिकल 142 आप देखोगे, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कंटेम्प्ट को वो पनिश कर सकते हैं या फिर किसी भी लोगों के अटेंडेंस को वो सीक कर सकते हैं। ठीक है, ओके तो ये आर्टिकल्स याद रखिएगा और ये कानून भी याद रखिएगा। बट यहाँ पे आपका कुछ एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो वैसे इस कानून के तहत भी एक्सेप्शंस है कि फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग अगर जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर किया जा रहा है तो हर एक इंटरफेरेंस को हम लोग क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत नहीं रखेंगे। कुछ मान लीजिए कि इंटरफेयर किया जा रहा है जो कि आपका फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि मूवीज़ वगैरह में भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में कहीं ना कहीं जो है अननोन लोग आकर इंटरप्ट करते हैं, तो हर टाइम तो हम लोग नहीं कह सकते कि वो कंटेम्प्ट आ जाएगा। तो इसलिए आप देखो कि जब फेयर और एक्यूरेट प्रोसीडिंग होती है, कुछ सही गवाह आ जाते हैं, कुछ सही जो है आपकी एविडेंस पहुंच जाती है, विटनेस पहुंच जाते हैं, तो फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो फेयर और एक्यूरेट है। सेकंड है कि फेयर क्रिटिसिज्म करो। अगर आपको जजमेंट नहीं माननी है, हर एक जजमेंट तो बाउंड है मानने का, बट मान लीजिए कि आपको जजमेंट नहीं माननी है तो एक फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार की बैठ के या फिर जो जज है उसकी बैठ के निंदा की जा रहे हैं। साथ ही मेयर डिफेमेटरी अटैक है, जज के ऊपर आप जानबूझ के अटैक करो या फिर आप देखो कि जानबूझ के अगर कोई काम किया जा रहा है और ये जो है आपका इंटेंट नहीं है कि हाँ अटैक कर रहे हैं जज के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसीडिंग में हम लोग जो है यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पे आपका एक्सेप्शन माना जाएगा। 2006 की बात करें तो यहाँ पे अमेंड किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रूथ, जो कि एक वैलिड डिफेंस है अगर इसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाता है तो ये भी एक एक्सेप्शंस के तहत आता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल आपको 2 देखने को मिला होगा। एक तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 129 के तहत, जो कि यहाँ पे पनिश करना है कंटेम्प्ट को। वहीं मैं बोली कि 142 के तहत भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो यहाँ पे कंटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए कंटेम्प्ट तो अगर हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये तो पावर है ही कि वो यहाँ पे जो है पनिश करेंगे। लेकिन पनिश करने के लिए अगर कोर्ट को किसी भी लोग की अगर अटेंडेंस की ज़रूरत होगी, कि कोई भी लोग को पेशी करना है, किसी भी लोग को बुलाना है, तो ये चीज़ें मस्ट हैव है। अगर कोर्ट को लगता है कि इस लोग को बुलाइए, इस लोग की स्टेटमेंट लिखिए, इस लोग की जो है यहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए, तो ये चीज़ें होगी। तो अगर जैसे सिर्फ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ही करने का पावर है, तो वो अंडर आर्टिकल 129 है। बट कंटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग है, सुप्रीम कोर्ट की जो भी डिमांड है, वो सब आएगा आर्टिकल 142 के 2 के तहत। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो देखिए अभी क्या है कि सेंटर के द्वारा सारे 9 नेम्स जो है वो रिकमेंड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होगी। तो यहाँ पे 3 विमेन जजेस का भी नाम दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात थी इस बार कि कॉलेजियम के थ्रू जो है यहाँ पे जो 9 नेम्स था उसमें से 3 विमेन थी। तो चलिए देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट जो जुडिशरी की कही जा रही है कि हायर जुडिशरी में करना, तो सबसे पहले आप देखो 2 आर्टिकल तो याद रखना है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात आपसे की जाएगी तो आप बेसिकली 2 भाग में डिवाइड करोगे, एक सुप्रीम कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट, एक हाई कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट। तो हमेशा आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट जो है वो 100 नंबर में आएगा और हाई कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड वाली जितनी आर्टिकल है वो 200 में। तो 124 है जिसमें कि हम लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होगी, एंड देन सेम हाई कोर्ट की बात करें तो 217 है। इन दोनों प्रोविजन के तहत आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपॉइंट करें, यानी कि हाई कोर्ट की जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, दोनों को अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं। बट कंसल्ट होना चाहिए, किससे किससे पूछेंगे? अपना मन से तो नहीं काम करेंगे क्योंकि उनको तो इतना नॉलेज है नहीं कि किसको करना सही रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से थोड़ा बात कर लेंगे, हाई कोर्ट के जो जिस स्टेट के हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उस स्टेट के हाई कोर्ट के जज से बात कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे जो है ये आप देखो कि प्रेसिडेंट को ये काम करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट के जज से डिस्कस किए हुए वो किसी भी जज को अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, 3 केसेस में आप देखो, जो कि एक 3 जजेस केस निकल कर आया था। तो 3 जजेस केस था जो कि एक तो 1981 में आया, फिर 1993 में आया, फिर 1998 में आया। इसके तहत ये देखने को मिला ना कि 3 जजेस केस के थ्रू जो है कॉलेजियम सिस्टम निकल कर आया कि प्रेसिडेंट को अगर अपॉइंट करना है तो एटलीस्ट 2 जजेस से जो है वो कंसल्ट कर सके। तो ये वाली बातें हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो आप देखो कि यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है ना कि एक बहुत ही ओपेक सिस्टम है जिसकी हमेशा निंदा की जाती है। इस कॉलेजियम सिस्टम में किस बेसिस पे किसी भी जज की नेम के लिए यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है वो प्रोसेस ही नहीं पता है। सो इट इज़ वेरी ओपेक। सो दैट्स वाई हर कोई डिमांड करता है कि कॉलेजियम सिस्टम नहीं होनी चाहिए। बट क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम आज भी एग्जिस्ट कर रहा है।
कॉलेजियम सिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पे कमेटी होती है जिसमें आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे, सीनियर जजेस होते हैं हाई कोर्ट के और 3 मेंबर होते हैं, सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड 3 मेंबर होते हैं हाई कोर्ट के। अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करना है तो इस कॉलेजियम में 3 जजेस जो है हाई कोर्ट के भी इंक्लूड हो जाते हैं। एक बार कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम है अगर उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट करना ही होगा 3 से 4 वीक के तहत। तो ये बातें है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो नाम दिया जाएगा वो कॉलेजियम ही यहाँ पे डिसाइड करेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कुछ सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कि यहाँ पे बैठ के डिसाइड करते हैं कि हाँ अब किसके लिए यहाँ पे नाम अपॉइंटमेंट करना के लिए यहाँ पे रिकमेंड करना है। तो 3 से 4 महीने में जो है फिर यहाँ पे 3 से 4 वीक है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे आपका बोलना है। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को रिटर्न कर सकती है कि नहीं। मान लीजिए कि यूनियन गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा कि नहीं ये 3 नाम जो दिए हैं हमको तो नहीं लगता कि हाँ इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपॉइंट करके भेजना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो रिटर्न कर देगी इनकी रिकमेंडेशन को। बट मान लीजिए कि एक बार तो रिटर्न हो गया, ये एक्सेप्टेबल है, तो कॉलेजियम सिस्टम फिर से दूसरा नाम रिफ्रेश करके जो है फिर से रिकमेंड करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक बार रिटर्न हो गया और फिर से नाम दिया गया तो गवर्नमेंट जो है अब फिर यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट बार बार इसको रिटर्न नहीं कर सकती। सेकेंड टाइम अगर रिकमेंडेशन दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते, उनको मानना ही होगा, गवर्नमेंट को मानना ही होगा। तो ये बात आ जाती है। अब एवरेज सेक्स रेशियो आप देख सकते हैं जजेस का, जैसे कि मेल ही आप देखो 72% है और फीमेल आज की डेट में जो है जुडिशरी में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है वो भी बहुत कम है। तो एक सबसे बड़ी दुविधा वाली बात मुझे लगती है, क्योंकि अगर वुमेन को जस्टिस जैसे कहते हैं कि बहुत हद तक नहीं मिल पाता है, वुमेन आज की डेट में बाहर नहीं निकल कर आ पाती है, वो कंप्लेन नहीं लिख पाती है, तो इसके पीछे ये भी एक प्रॉब्लम है कि जुडिशरी में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है। ठीक है, एवरेज सेक्स रेशियो अगर जजेस देखिए हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो हायर में आप देख सकते हो और कम है, 88% जो है मेल है, ओनली 12% आपको यहाँ पे फीमेल देखने को मिलेगी जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आप देख सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग सच्चाई यहाँ पे निकल कर आ रही है। इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि मद्रास की जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको ट्रांसफ़र किया गया है मेघालय के हाई कोर्ट में। ठीक है, अब आप देखो मद्रास हाई कोर्ट जो कि बहुत बड़ा हाई कोर्ट होता है और कहाँ मेघालय का हाई कोर्ट जो कि बहुत छोटा हाई कोर्ट होता है। तो ऐसे चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या होता है? तो पहले तो अपॉइंटमेंट आप समझ गए अंडर आर्टिकल 124 एंड 215, बट व्हाट अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ये आपका आता है आर्टिकल 222 में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की बात करते हैं जिसमें कि चीफ जस्टिस को भी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ये ट्रांसफ़र किया जाता है। इनिशिएशन और प्रपोजल अगर हम लोग देखें कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है वो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है, उनकी ओपिनियन के द्वारा ही किया जाता है। कंसेंट ऑफ जज भी यहाँ पे लिया जाता है कि कुछ जजेस अगर यहाँ पे हाई कोर्ट में हैं तो उनकी भी कंसेंट को लिया जाता है। और साथ ही तो जैसे कि किसी भी एक जज को अगर ट्रांसफ़र करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो इनिशिएशन जो है वो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही लेंगे, फिर जजेस का कंसेंट भी लेंगे पहली बार, फिर सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र जो है वो अगर नहीं ज़रूरत होगा तो। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है ना कि कुछ ग्राउंड्स या फिर प्रोसीजर जो इस तरीके का पावर आपका एक्सरसाइज होता है कि कैसे जजेस को यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो इसके बारे में भी संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। पावर अगर हम लोग देखें कि कैसे जज को सेलेक्ट करना है, अपॉइंट करना है या ट्रांसफ़र करना है, ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस जो केसेस थी उसी के वर्डिक्ट के थ्रू निकल कर आया है। वो भी बहुत सारे जो है आपका जजमेंट होता है, जैसे कि आप देखो कि ट्रांसफ़र जो है जज का वो प्यूनिटिव मेजर्स नहीं हो सकता है। साथ ही ट्रांसफ़र जो है वो ये आपका सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर हो सकता है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जस्टिस का। साथ ही ट्रांसफ़र जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही सिर्फ यहाँ पे आपका ऑर्डर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है, तो प्रेसिडेंट ही इसको जो है यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पे कहा गया है कि जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके बेसिस पे। वुमेन इन जुडिशरी की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग ने अभी देखा जो पाई चार्ट था कि वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही कम है, तो लास्ट ऐसा कहा जा रहा है कि 71 ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट में आप देखो ओनली 8 वीमेन जज है जो कि यहाँ पे आपका अपॉइंट की गई है। और 1989 में जो पहली थी वो थी एम फातिमा बेबी। ठीक है, जैसे कि आप देखो जस्टिस इंदिरा बनर्जी है जो कि लोन सर्विंग है विमेन जज, वो भी टॉप कोर्ट में आफ्टर हर एलिवेशन, जो कि इनको 7 अगस्त 2018 तक थी ये। तो सबसे लंबे समय तक जो है वो सर्व करने वाली जस्टिस इंदिरा बनर्जी है। साथ ही सबसे पहली एम फातिमा बेबी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 71 ईयर्स हो चुका है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 8 वीमेन जजेस है। ओके, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल।
ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे आप देखो कि एक फ्रेश पुश रखा गया है कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो लोअर जुडिशरी की, जैसे कि सेंट्रल सिविल सर्विस है तो उस हिसाब से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट जज के लिए यहाँ पे आपका लाया जाएगा। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो एक इनिशिएटिव है जिसमें कि जुडिशरी में रिफॉर्म करने की बात की जा रही है और जो रिक्रूटमेंट है जजेस का अब वो सेंट्रलाइज होगा। आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पे स्टेट की जुडिशियल सर्विस एग्जाम होती है जिसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट किया जाता है, बट यहाँ पे क्या है कि अब आपका ऑल इंडिया लेवल के बेसिस पे होगा। जैसे आपका हर एक स्टेट का पीसीएस होता है, फिर उसके बाद यूपीएससी होती है, सेम उसी की तरह जो है अब आप यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे एक ऑल इंडिया जुडिशरी होगी। तो इसी तरीके से यूपीएससी जैसे आपका कंडक्ट कराती है उसी तरीके से अब जुडिशरी के लिए होगी। आज के डेट में आप देखो बहुत सारे हाई कोर्ट और स्टेट सर्विस कमीशन है जो कि एग्ज़ाम होल्ड करते हैं जुडिशियल ऑफिशियल्स के लिए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड देखते हैं कि जो आइडिया आया है कि जुडिशियल सर्विस का जो इस तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए वो 14th लॉ कमीशन के द्वारा लाया गया और ये कहा गया था, इनकी एक रिपोर्ट थी रिफॉर्म ऑन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। 42nd अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में किया गया था, इसके तहत आर्टिकल जो 312 है इसमें अमेंडमेंट की गई थी और पार्लियामेंट को यह हक दे दिया गया था कि आप कानून बना सकते हैं एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए, जिसमें कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी थी जो कि कॉमन होगा पूरे हमारे देश के लिए और स्टेट के लिए। जो पर्पस है इस तरीके का अमेंडमेंट करने का वो ये था यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करना कि हर एक राज्य में आप देखो कि अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम होती है लेकिन एक यूनिफॉर्म तरीके से भी यहाँ पे एग्ज़ाम होनी चाहिए जैसे कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो यूनिफॉर्मिटी को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए इस तरीके का यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था। साथ ही 2006 में क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी जो कि पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस पे है, वो अपनी 15th रिपोर्ट में यहाँ पे पैन इंडिया जुडिशियल सर्विस को की आइडिया लेकर आए थे। फिर जुडिशरी जो व्यूज़ है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, तो 1992 में आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है जिसके तहत सेंटर को ये कहा गया था कि वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को सेटअप कर सकते हैं। जो क्रिएशन है यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को जो बनाना है और रिकमेंड जो दिया गया था वो फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के द्वारा दिया गया था जिसको यहाँ पे जस्टिस शेट्टी कमेटी भी कहते हैं। 2017 में अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट करनी है डिस्ट्रिक्ट जजेस को और सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म इसको कहा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 312 है जिसमें कि यहाँ पे पार्लियामेंट को हक दिया गया है कि आप कानून बना सकते हैं, वो भी एक से अगर ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विस यहाँ पे क्रिएट करनी है तो। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि करंट रिक्रूटमेंट मेथड क्या है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, तो आर्टिकल 233 है, आर्टिकल 234 है हमारे संविधान में है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट कहाँ से होती है? 124 से होती है। हाई कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट 217 से होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट 233 से होती है। ठीक है, स्टेट सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो ये स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके द्वारा किया जाता है और जो कंसर्न हाई कोर्ट है हर एक स्टेट का उसके द्वारा। ठीक है, जो हाई कोर्ट के जज की पैनल होती है उनका इंटरव्यू होता है, यानी कि कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं मेंस एग्जाम के बाद और फिर अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। ऑल जजेस जो लोअर जुडिशरी के होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जजेस तक जाते हैं, वो भी प्रोविंशियल जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसके थ्रू, जिसको हम लोग जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम कहते हैं। ओके, तो जितने भी आप लोग लॉ बैकग्राउंड के हैं एक बार ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने स्टेट की जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम या फिर किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम को देने का। तो एक अच्छा मौका होता है जिसमें कि आप डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर बैठ सकते हो। ठीक है, एक लोअर जुडिशरी का पार्ट आप बन सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में समझते हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज में आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है जिसमें कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जैसे डीजे है, डिस्ट्रिक्ट जज है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो दोनों तरीके के केस देखते हैं, सिविल केसेस भी देखते हैं और क्रिमिनल केसेस भी देखते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल केसेस देखते हैं तो उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, और जब डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो क्रिमिनल केसेस देखते हैं तो इसको हम लोग सेशन कोर्ट कह देते हैं। तो कोर्ट एक ही होता है लेकिन जिस तरीके से केस डील किया जाता है उस तरीके से कोर्ट का नाम चेंज हो जाता है। अब इन सारे कोर्ट से बाहर निकलते हुए अगर हम लोग देखें कि कोई एक तरीका और है जहाँ पे मीडिएशन का काम होता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात होती है, तो वो है पार्लियामेंट के द्वारा अभी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पास किया गया है। इस कानून में क्या है कि पहले का 2021 की जो एक ऑर्डिनेंस लाई गई थी अध्यादेश, अब आपको ये बताना है कि पार्लियामेंट को किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत ये अधिकार है ऑर्डिनेंस पास करने का, और इस यहाँ पे गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत अधिकार है ऑर्डिनेंस पास करने का। साथ ही इस एक्ट में देखें तो इस एक्ट में कुछ एग्जिस्टिंग जो एपेलेट बॉडीज़ थी उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और जो ट्रांसफ़र उनका पावर को, उनके फंक्शंस को भी ट्रांसफ़र किया गया।
इसमें क्या है कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, कस्टम्स एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है। तो ये सारे कुछ एक्ट है जिसमें आप देखो कि ये जीआई एक्ट भी है, ये सारे इंक्लूड किए गए। ठीक है, जो टर्म है ऑफिस, जो आप देखो ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन है और मेंबर है, ये कितने साल तक रहेंगे, तो 4 साल तक। सब्जेक्ट है कि उनका अपर लिमिट, एज लिमिट कितना है, तो 70 ईयर्स रखा गया है यहाँ पे आपका चेयरमैन का, और 67 ईयर्स रखा गया है मेंबर्स का। तो अगर अपर लिमिट यहाँ पे एज जो है वो पूरा हो जाता है तो वो रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो 4 साल के लिए रहेंगे। इसके बाद आप देखो कि जो एक्ट है इसमें एक पर्सन जो है एटलीस्ट यहाँ पे 50 ईयर्स होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और मेंबर बनने के लिए। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आप देखो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ ट्रिब्यूनल की बातें की गई है। तो स्टार्टिंग से जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया था तब ट्रिब्यूनल की कॉन्सेप्ट नहीं थी। आगे चल के ये समझ में आया कि बहुत पेंडेंसी ऑफ केसेस जा रही है तो ट्रिब्यूनल की आवश्यकता हो सकती है। उसी को देखते हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके तहत आप देखो कि आर्टिकल 323A है एंड 323B है। 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो कि यहाँ पे आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं, जो कि जितने भी यहाँ पे सिविल सर्वेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है। आर्टिकल 323B है जिसमें कि और भी जो अदर्स मैटर्स है उनको यहाँ पे सुना जाता है। ट्रिब्यूनल का जो रिकमेंडेशन दिया गया था वो स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा दी गई थी, जिसके बेसिस पे आज की डेट में हमारे देश में हर एक क्षेत्र में आपको ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलेंगे। स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा हमारे संविधान में और क्या क्या बातों को ऐड किया गया था वो भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिब्यूनल का कहने का मतलब है कि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को यहाँ पे ये फॉलो करते हैं। साथ ही यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास एक सिविल कोर्ट का पावर भी होता है, इसलिए इसको आप क्वासी जुडिशियल भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सिविल कोर्ट की भी इनके पास पावर होती है। क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, और हम लोग ट्रिब्यूनल को ना ही कोर्ट कह सकते हैं ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं। तो कोर्ट कहने का मतलब है कि इनके पास जो है पूरा फुल फ्लेजेड यहाँ पे आपका जुडिशियल जो है यहाँ पे आपका जुडिशियल पावर होती है, बट यहाँ पे सिर्फ क्वासी जुडिशियल है, सिविल कोर्ट का पावर है, क्रिमिनल कोर्ट का पावर नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें रही ट्रिब्यूनल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। फिर है मीडिएशन बिल 2021, तो ये अभी बिल है, कानून नहीं बना है, लेकिन इसमें क्या क्या बातें रखी गई है ये हम लोग देखेंगे। जैसे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ADR है, इसका कहने का मतलब है कि डिस्प्यूट जो भी हो रहा है उसको कोर्ट के बाहर ही रिजॉल्व करना, क्योंकि हर एक तरीके का, अब देखिए हम लोग अगर कोर्ट से आप तंग आ गए हैं तो ट्रिब्यूनल में जाइए। जैसे NGT वगैरह भी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आपका, तो अगर उससे भी आप तंग आ गए हैं तो फिर आप आइए यहाँ पे ADR के पास, जो कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, यहाँ पे आपका मेडिएशन कराया जाता है। आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत डिस्प्यूट जो है वो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के तहत जो है इसको रिजॉल्व किया जाता है, और ये बाइंडिंग डिसीजन होती है आर्बिट्रेशन के तहत। तो इसलिए ये कहते हैं कि कहीं भी आपका जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कराने का कोई भी अगर आपको साधन दिख रहा है तो वो एक धीरे धीरे जो है ये बनते ही जाता है। तो ADR भी है यहाँ पे, फिर आर्बिट्रेशन भी है। फिर कंसिलिएशन होता है। कंसिलिएशन एक वॉलेंट्री जैसा है कि आपको इनकी बातें मानना है तो नहीं मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। आर्बिट्रेशन में भी देखिए थर्ड पार्टी होता है, पार्टी A होता है और B होता है, जिसके बीच में डिस्प्यूट है, और ये कानून के थ्रू जो है दोनों को यहाँ पे सलाह मशवरा देते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये डिस्प्यूट जो है इस तरीके से रिजॉल्व होगा। तो ये क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, अगर उनकी कोई भी यहाँ पे बात मान दी जाती है तो वो बाइंडिंग होता है, दोनों पार्टीज़ को मानना होता है। बट एक और प्रोविज़न है जो कि है कंसिलिएशन। अगर ऐसा लगता है दोनों पार्टी को कि नहीं, हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे अगर उनकी हमें एडवाइस अच्छी नहीं लगी तो हम उनको नहीं भी मान सकते हैं, किसी के ऊपर बाउंड होकर नहीं जाना है, तो यहाँ पे कंसिलिएटर्स के पास आप जा सकते हैं, जो कि हर एक कानूनी प्रोविज़न आपको बता देंगे कि इस डिस्प्यूट में ये कानूनी तरीके से आप लोग अपना रिजॉल्व करा सकते हो। अगर उनकी आपको सलाह अच्छी लगती है तो मानिए, नहीं अच्छी लगती तो मत मानिए। इसी में आपका जो है मीडिएशन भी होता है। ये भी एक प्रोसेस है जो कि एक न्यूट्रल इंटरमीडिएरी है। एक मीडिएटर होते हैं जो कि कुछ पार्टीज़ को जो हेल्प करते हैं, उनको समझाते बुझाते और कहते हैं कि आपस में बैठ के आप लोग अपना जो है कोई भी एक मीट बात निकाल लो। कोर्ट में जाओगे तो समय, पैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। तो ये काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फीचर्स है, कहा जा रहा है कि एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, मैंडेटरी होगा प्री लिटिगेशन का। तो ये सारी चीज़ें जो होगी, पहले कानून बनेगा तब ये इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक विजन और मिशन स्टेटमेंट रखा गया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का और लीगल सर्विस एक्ट का। नासा की अगर हम लोग बात करें तो ये बनाया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत, जिसमें ये कहा गया था कि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा हमारे वीकर सेक्शन को। अभी मैं ऊपर बोली थी कि कुछ सेक्शन हमारे देश में ऐसे होते हैं जो अमीर है, जिनके पास पैसे है, पावर है, तो वो यहाँ पे जस्टिस ले लेते हैं, लेकिन जो लोग कुछ ऐसे हैं जो कि पैसे पावर नहीं है उनके पास, तो उनको जस्टिस नहीं मिलता। उसी में से आप वीकर सेक्शन देख सकते हो, जो कि बेसहारा होते हैं, उनको कानून के बारे में भी पता नहीं होता है, वो हायर नहीं कर सकते हैं लॉयर वगैरह, और जो कोर्ट की इतनी तारीख पे तारीख होती है या फिर
आप पैसे भी देखो वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए वीकर सेक्शन के लिए कहा गया है कि आपके लिए फ्री लीगल सर्विस है, कानूनी सर्विस आपको जो है फ्री तरीके से दिया जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए। इसके लिए लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। 1976 में गवर्नमेंट के द्वारा एक आर्टिकल ऐड की गई जो कि आर्टिकल 39A है अंडर DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विद 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि फ्री लीगल सर्विस एड जो है एक अच्छी स्कीम और एक अच्छी कानून लाकर जो है फॉलो कराया जाए। लोक अदालत के बारे में देखें तो ये वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव अगेन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। डिस्प्यूट रिड्रेसल आप देख सकते हो कि कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लोक अदालत भी है, यानी कि जनता की अदालत है। आप आइए यहाँ पे अपनी बातें बताइए और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपना समाधान लेकर जाइए, ठीक है। लोक अदालत को यहाँ पे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है क्योंकि ये आपका जो है कानून के तहत लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत इसको बनाया गया है। तो लोक अदालत से रिलेटेड अगर कहा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको संविधान में कहीं पर भी प्रोविजन नहीं देखने को मिलेगा। ये जो कानून लाया गया, यहाँ पे जो डिसीजन लोक अदालत के द्वारा दी जाती है ये डिक्री होती है सिविल कोर्ट की, यानी कि इतना तो कहा जाता है कि सिविल कोर्ट में जो यहाँ पे आपका ऑर्डर दिया जाएगा वही ऑर्डर जो है लोक अदालत में दी जाती है और ये फाइनल होती है और ये सारे पार्टीज़ को मानना ही होता है। ऐसा नहीं है कि लोक अदालत की अगर बातें आप नहीं मानना चाहते हो तो नहीं मानो और फिर उसके बाद आप हायर कोर्ट में अपील कर दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। लोक अदालत में आए हो, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्विस मिलेगी, आपको कानूनी तौर पर आपको छुटकारा दिया जाएगा, आपको सहूलियत दी जाएगी, इसके अलावा आपको मानना भी होगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट में आप देखो कोई भी अपील किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। फिर आप देखो यहाँ पे कोर्ट फ़ी नहीं होता है जो भी आपको लोक अदालत में पे करना पड़े। रिसेंट जजमेंट में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के में ये कहा गया कि लोक अदालत में कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी भी मैटर को मेरिट के बेस में डिसाइड करने का। एक बार सेटलमेंट अगर कॉम्प्रोमाइज़ फेल हो गया तो लोक अदालत जो है फिर से उस केस को कोर्ट में रिटर्न करेंगे और रेफरेंस भी जो है वो रिसीव करेंगे। तो एक बार अगर फेल हो गया तो फिर से कर सकते हैं। इसी के तहत आप लोग इंटरनेशनल भी देख सकते हो, कन्वेंशन है, सिंगापुर कन्वेंशन है मीडिएशन का, जो कि हम लोग इसको अप्रूव किए थे 2019 में, हमने इसे साइन किया है। और अभी क्या है कि इंडिया सिंगापुर का जो मीडिएशन सबमिट है जिसमें कि हम लोग कुछ बातों को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ये कहा गया कि मीडिएशन जो है एक मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। इट मीन्स कि आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में मत जाओ। अगर दो पार्टी के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर झड़प है ना, तो आपस में बैठो, बात करो और पैसे और टाइम सब कुछ बचा लो, ठीक है। फिजिकली मेंटली सब जगह से हराश होते हैं लोग अगर कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट में इतनी पेंडेंसी ऑफ लॉ केसेज है तो आपको वेट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैंडेटरी इसको बना देना चाहिए कि मीडिएशन के थ्रू अगर बात बन जाती है तो ये बेटर है। और यहाँ पे आप देखो ये फर्स्ट ऐसी यूनाइटेड नेशन की ये ट्रीटी है जो कि सिंगापुर के नाम पे है। ये कन्वेंशन आप देखो कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड और प्रमोशन की बात की जा रही है कि मीडिएशन को प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसा बनाना है कि एक इफेक्टिव वे है जिससे कि एक ऑल्टरनेटिव आपको देखने को मिलेगा, एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव वे है जिसके थ्रू डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन हो सकता है। साथ ही आप देखो कि सर्टेनिटी है और साथ ही साथ ऐसा भी कहा गया है कि स्टेबिलिटी है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में मीडिएशन को लेकर। मीडिएशन अगर इंडिया में देखें तो दो कैटेगरी का है, एक तो कोर्ट है जिसको रेफर करता है मीडिएशन और एक प्राइवेट मीडिएशन है। कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे आपका मीडिएशन होता है तो कोर्ट में आप देखो पेंडिंग केसेस होती है जो कि आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत आता है। तो एक है मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये देखने के लिए कि कितने अच्छे तरीके से मीडिएशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही प्राइवेट मीडिएशन है, यानी कि कोई क्वालिफाइड पर्सनल है उसको आप लोग अपना मीडिएटर बना लो फिक्स्ड फ़ी बेसिस पे, कि यहाँ पे जो है आप लोग मतलब कि जो मीडिएटर होंगे ऐसा नहीं कि मनमानी चार्ज कर दे फिर आप लोग लूट जाए, तो एक फिक्स्ड फ़ी बेसिस पे यहाँ पे आप लोग जो है एक प्राइवेट को हायर कर सकते हो। पर्सन जो भी एलिजिबल है लीगल सर्विस को लेने के लिए, तो वीकर सेक्शन में कौन कौन आ जाएंगे। सबसे पहले आप देखो कि विमेंस एंड चिल्ड्रन है, जो स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब के मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, विक्टिम्स है, अगर मान लीजिए कि किसी लोगों को यहाँ पे ट्रैफिकिंग में फंसाया गया, बेगर्स में फंसाया गया, तो वो सारे जो विक्टिम्स हैं उनको भी रखा गया। विक्टिम्स है जो मास डिजास्टर है, बड़े पैमाने पे किसी क्षेत्र में अगर डिजास्टर आ गया, सुनामी आ गया, इस तरीके का भूकंप आ गया, तो वैसे लोग भी है, वॉयलेंस है, फ्लड है, ड्रॉट है, सब रखा गया। फिर डिसेबल पर्सन भी है, पर्सन जो कस्टडी में है वैसे लोग भी हैं। अ पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ एनुअल इनकम जो कि 5 लाख से कम है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर केस है तो वो भी ऐसा है कि हाँ उनकी इनकम है नहीं, तो फिर वो जो है जा सकते हैं, फ्री लीगल सर्विस उनको मिल सकता है। सीनियर सिटीजन की अगर बात करें तो वो भी वीकर सेक्शन में आते हैं क्या, तो वीकर सेक्शन में सीनियर सिटीजन नहीं आते, बट फिर भी उनको एलिजिबल रखा गया है कि फ्री लीगल एड उनको देना चाहिए और जो भी रूल्स यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनके राज्य की सरकार के द्वारा जो बनाई गई है उसके बेसिस पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा।
तो सीनियर सिटीजन की भी बातें यहाँ पे रखनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो कि अपने बच्चों के कब्जे में आ जाते हैं और वो चाह के भी जो है उनके पास इतनी पैसे नहीं होते हैं कि वो भी जाए अपना कोर्ट और केस वेस लड़े, तो उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए गए, बट हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा ये कहा गया है कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए। इनका काम है कि वो यहाँ पे बजटिंग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है हमारे देश में। अब इसका क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे क्या होगा कि एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मॉडल यहाँ पे स्टैब्लिश होगी, जहाँ पे आप देखो कि सेंट्रल एजेंसीज जो है वो काम करेंगे हर एक स्टेट के साथ, जिनका अपना खुद का स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी होगा। नासा जो है, नासा के द्वारा फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो भी वीकर सेक्शन को, तो इसलिए यहाँ पे ये मिलकर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो कि इन पैटर्न ऑफ इन चीफ होंगे इस अथॉरिटी के लिए, और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत रखा जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ये अथॉरिटी की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी के, तो यहाँ पे आपका कुछ हाई कोर्ट के जज होंगे जो कि मेंबर बनेंगे, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि अदर स्टेप्स क्या लिया जाएगा सरकार के द्वारा जिससे कि हमारे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस हो। तो सबसे पहले ई कोर्ट मिशन है, जिसमें कि आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनकी यहाँ पे उनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। स्कीम है यहाँ पे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का, तो एक ऐसा भी कोर्ट बनाया जा रहा है जो कि फास्ट ट्रैक है, जिसमें कि जो स्पीडी आपका जो है केसेस को सुना जाएगा और रिजॉल्व किया जाएगा। लॉन्च किया जा रहा है ग्राम न्यायालय ऑनलाइन पोर्टल, और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स भी है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर हम लोग देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से रिलेटेड है, इसके डेवलपमेंट के लिए रिलेटेड है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट किया जाएगा कि आप अपना कोर्ट की बिल्डिंग बनाएं। आप देखते हो कि बहुत सारे कोर्ट है जिनकी बिल्डिंग जो है हमारे बहुत ही पुराने हैं, बाबा आदम ज़माने की है, तो उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। साथ ही कोर्ट में आप देखो सारी फैसिलिटी नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी बूस्ट नहीं है, इवन सेपरेट टॉयलेट भी नहीं है मेल और फीमेल के लिए। आप जो पटना हाई कोर्ट आप देख लो, मुंबई हाई कोर्ट देख लो, बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यूनियन गवर्नमेंट में अगर हम लोग देखें तो इस स्कीम को अभी रिसेंटली इन्हांस किया गया, एक्सटेंड किया गया है 2026 तक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। साथ ही ग्राम न्यायालय है या विलेज कोर्ट है, इसको भी ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत कहा जा रहा है कि स्पीडी और ईजी एक्सेस के लिए यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाए। फाइन, तो ये सारी बातें हैं, इसको ध्यान रखना है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट केसेस अगर हम लोग देखें, बहुत सारी कोर्ट केसेस है जिसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है। तो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके द्वारा कुछ ड्राफ्ट मॉडल रूल्स रखा गया है लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग कहने का मतलब है कि जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये लाइव स्ट्रीमिंग में जा रहा है, वैसे ही ये तो क्या होता है कि मैं रिकॉर्ड करके और आपको जो है प्रीमियर में लगा देती हूँ, लेकिन लाइव कहने का मतलब है कि जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोग भी उसको सुनते जाओ। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या होता है कि केसेस की हियरिंग हो रही है और उसको लोग लाइव देखें। तो एक यहाँ पे केस है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में आप देखो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हामी दे दी है कि चलिए ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट का होना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग जो प्रोसीडिंग है वो यहाँ पे राइट टू एक्सेस जस्टिस का ही पार्ट है, जो हमारे आर्टिकल 21 के तहत आता है। तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोर्ट वगैरह की लाइव स्ट्रीमिंग है, जैसे आप लोकसभा राज्यसभा की लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो, तो वैसे ही अगर कोर्ट का भी देखना है तो ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आर्टिकल होता है आपका 21। साथ ही जो कोर्ट प्रोसीडिंग को पब्लिश करना है ये आर्टिकल 129 के तहत है। कुछ हाई कोर्ट है जैसे गुजरात हाई कोर्ट है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट कर चुके हैं अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग का। तो आप देख सकते हो कि गुजरात तो इन सब चीज़ में बहुत आगे है। की प्रोविज़न अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो मैट्रिमोनी के केस से होगा, सेक्सुअल ऑफेंसेस होगा, जेंडर वायलेंस के केस से होगा। तो ये सारे जो 3 यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव केस है, तो इसका यहाँ पे लाइव स्ट्रीम नहीं होगा। ठीक है, तो मैट्रिमोनी में आप देख सकते हो कि डिवोर्स वगैरह ये सारी होती है, आज की डेट में मैरिटल रेप वगैरह की भी केस होती है, सेक्सुअल ऑफेंसेस में भी बहुत सारी बातें होती है और जेंडर वायलेंस भी होती है। तो ये 3 ऐसा मुद्दा होगा जिसका कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया जाएगा। साथ ही आप देखो कि 10 मिनट्स का डिले भी यहाँ पे हो सकता है। ऑब्वियसली 10 मिनट्स तो बहुत कम कर दिया गया है, जिस तरीके से नेटवर्क रहती है और जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं वहाँ पे बहुत डिले होने वाला है। साथ ही आप देखो लाइव स्ट्रीमिंग जो है यहाँ पे ये पनिशेबल भी होगा अनऑथराइज्ड अगर यूज़ करेंगे, जो कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट के तहत, आईटी एक्ट के तहत और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत। तो ये 3 कानून है जिसके तहत जो है अगर मान लीजिए कि गलत तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको अगर कहीं इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसमें पनिशमेंट भी दी जाएगी। अदर प्लेटफॉर्म्स है जिसके तहत जुडिशरी को ज़्यादा इफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, तो ये है सुपेस। सुपेस है कि सुप्रीम कोर्ट की पोर्टल है फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है, जिसमें आप देखो काफ़ी रेलिवेंट फैक्ट वगैरह, कानून वगैरह को कलेक्ट किया जाता है और ये जजेस के सामने अवेलेबल कराई जाती है। तो आज की डेट में आपको पता है कि हर कुछ डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो कोर्ट के भी काम को धीरे धीरे जो है यहाँ पर डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन मोड में लाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले सुपेस है,
फिर सुवास है, ये एक न्यूट्रल ट्रांसलेशन है जिसमें कि आर्टिफिशियल बेस्ड टूल होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपने अपने वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है उसमें ये कन्वर्ट करेगा, तो ये भी अच्छा है। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे जो इंडियन जुडिशरी है बाय ICT अनेबलिंग, यहाँ पे कोर्ट का जो है ई कोर्ट मिशन है कि लोगों को पता होना चाहिए ऑनलाइन मोड में। फास्ट और सिक्योर ट्रांसमिशन है, यानी कि फास्टर सिस्टम है जिसमें कि क्या है कि अंडर ट्रायल जो है अब उनको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ कब वो जेल से बाहर आएंगे, तो ये भी काम है कि ऑनलाइन ही उनका यहाँ पे जो है हार्ड कॉपीज़ वगैरह जो है सर्टिफाई किया जाता था, बेल ऑर्डर वगैरह, तो इससे जो जेल से छूटने का जो उनका टाइम था वो बहुत डिले हो जाता था, तो अब ये काम नहीं हो पाएगा। अब अंडर ट्रायल पर्सन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। तो ये कुछ यहाँ पे 4 पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म याद रखनी है कि जहाँ पे अब जुडिशरी जो है एडवांस होते जा रही है। फाइन, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। पावर ऑफ कोर्ट देखें जो कि स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब्स एक्ट के तहत है। तो स्केड्यूल जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा ये कहा गया कि कोर्ट जो है प्रोसीडिंग अगर कुछ सर्टेन ऑफेंस में चल रहा है स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब के एक्ट के तहत तो उसको क्वैश कर सकती है। साथ ही इनका पावर भी है आर्टिकल 142 के तहत, और हाई कोर्ट का यहाँ पे सेक्शन 482 जो कोड ऑफ क्रिमिनल एक्ट है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसके तहत है कि प्रोसीडिंग को वो क्वैश कर सकते हैं जो भी SC ST एक्ट के तहत है। आर्टिकल 142 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ SC। इवन आप देखो कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 141 है ये क्या है ये बताइएगा। तो 142 जो है इसमें ये है कि कोई भी ऑर्डर अगर पास किया जा रहा है तो इसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की जाती है, यानी कि कोई भी केस है अगर मान लीजिए कि अभी तक जस्टिस नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं इसमें इस केस में कंप्लीट जस्टिस देने की बात आनी चाहिए, तो फिर यहाँ पे सुप्रीम पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये आप देखो एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 142 कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी यहाँ पे जो ऑर्डर है वो पास कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ सिचुएशन है जिसमें कि वो अपने पावर को इस तरीके की क्वाइश किए हैं और पावर कैन बी इवोक्ड, जहाँ पे आप देखो कि जब ये अपीयर होगा कोर्ट में कि ऑफेंस जो है ये आपका प्राइवेट है या सिविल इन नेचर है, या फिर ये कमिट नहीं किया गया है इन केस ऑफ विक्टिम, या फिर आप देखो कि कंटिन्यूएशन है लीगल प्रोसीडिंग का जिससे कि जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे अब्यूज़ हो रही है, तो ये सारी बातें हैं। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल 142 ही याद रखनी है। फिर SC ST एक्ट का अगर देखें तो ये कानून क्या है ना कि यहाँ पे जो ऑफेंस है, ऑफेंस जैसे कि आप देखो कि कुछ अपराध किए जा रहे हैं SC ST के मेंबर के अगेंस्ट में, तो उसको रोकता है, यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। स्पेशल कोर्ट है जो कि यहाँ पे ट्रायल करेंगे इस तरीके के ऑफेंसेस का। इसको अमेंड किया गया था 2018 में जिससे कि जो कंट्रोवर्शियल SC जजमेंट है उसको यहाँ पे नलीफाई किया जा सके, ठीक है। फिर यहाँ पे है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा नेशनल कोर्ट ऑफ अपील रखा गया जिससे कि जो प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसको कम किया जा सके। ये आइडिया आपका रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन डे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे में ये बातें रखी गई थी, और यहाँ पे प्रपोजल था कि 4 रीजनल यहाँ पे नेशनल कोर्ट ऑफ अपील रखना है जिसमें कि 15 जजेस होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आइडिया को अपने ही रखा था 1986 में, फिर लॉ कमीशन बनी तो जिसकी 229 रिपोर्ट में ये बातें निकल कर आई कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होनी चाहिए। अब नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की अगर बात करें तो ये एक इंटरमीडिएट एपेलेट कोर्ट होगा। एपेलेट कोर्ट कहने का मतलब है कि अगर लोअर कोर्ट से आपकी जजमेंट पास हो चुकी है तो उसके बाद अगर आपको अपील करना है हायर कोर्ट में तो आप लोग इस तरीके के कोर्ट में अपील कर सकते हो। जैसे स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच की जो यहाँ पे बात होती है तो इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे जैसे हाई कोर्ट से आपकी जजमेंट मिल गई बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, बट उससे पहले आपके पास एक ऑप्शन है कि इस नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में आप जो है यहाँ पे एपेलेट ये एपेलेट कोर्ट है, यहाँ पे आप अपील कर सकते हो, फिर आपकी यहाँ पे सुनवाई होगी। तो यहाँ पे आप देखो कि 15 जजेस की बात की जा रही है कि यहाँ पे 15 जजेस होंगे, ओके। और ये एक फाइनल कोर्ट जैसा काम करेगा, यानी कि जितनी भी अपील यहाँ पे आपका हाई कोर्ट से आएगा और ट्रिब्यूनल से आएगा तो एक ये फाइनल जजमेंट होगी। इसके मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुँचने से पहले इसको रिजॉल्व करने का एक आइडिया है ये नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। यहाँ पे जो जजमेंट होगी इस कोर्ट में ये फाइनल होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लाई जा रही है। और अभी क्या है कि इन्फॉर्म किया गया है कि NLP जो है ये अंडर कंसिडरेशन है कि यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस होंगे, वो सारी चीज़ें देखी जा रही है। पहले लॉ मिनिस्टर जो थे उनके द्वारा NLP को 2010 में लाया गया था, और यहाँ पे पर्पस था कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो गलत तरीके की लिटिगेशन होती है उन सब चीज़ों पे वो इन्वॉल्व नहीं हो, स्पेशली जहाँ पे उनका ज़्यादा हाई स्टेक्स नहीं है। इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा यही होगा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो पाएगी गवर्नमेंट जो है एक इफ़िशिएंट और रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे लिटिगेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। गवर्नमेंट अगर स्टेट में देखे, सेंटर में देखे तो 46% टोटल जो है यानी कि 3.14 करोड़ केसेस का 46% है जो लिटिगेंट्स यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का देखने को मिलेगा जो सेंटर और स्टेट में है। पॉलिसी क्या होगा ना कि जो कोर्ट का वैल्यूबल टाइम होता है वो यहाँ पे
थोड़ा सा सेव कर पाएगी। अल्टीमेटली जितना भी ऑल्टरनेटिव लाया जा रहा है ना, वो सब कुछ इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा कोर्ट में है और बहुत सारे जो टाइम है वो कोर्ट में लैप्स हो रहे हैं। तो इस चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। ओके, टेली लॉ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा यहाँ पे अभी सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप भी लाया गया है। तो टेली लॉ है जो कि इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, जो कि डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत आपका डेवलप किया गया है, जिससे क्या है कि प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म हमारे देश में जो है इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। ऐप से क्या होगा ना कि यहाँ पे रैपिडली एक्सटेंड हो पाएगा, यानी कि लोगों तक जो है ये ऐप के थ्रू जो है लोग यहाँ पे लिटिगेशन कर पाएंगे। यानी कि उनको जो लगता है जैसे PIL फाइल करने के लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, बट अब वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, अब वो जो है यहाँ पे ऐप के थ्रू भी लिटिगेशन कर सकते हैं। साथ ही मैरिटल रेप की अगर बात करें तो देखिए केरल हाई कोर्ट है जिनके द्वारा ये कहा गया कि जो मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप की बात करें तो जो केरल हाई कोर्ट है उनके द्वारा ये कहा गया कि मैरिटल रेप जो है ऑल्दो पेनलाइज नहीं है इंडिया में, तो ये गुड ग्राउंड है जिसके थ्रू जो है डिवोर्स ले सकते हैं। तो अगर कोई भी अगर महिला जो है वाइफ है, अगर वो इस तरीके से अगर वो सफ़र कर रही है तो उनके पास एक ग्राउंड है कि मैरिटल रेप के थ्रू जो है मतलब कि अगर ये है तो एक वैलिड ग्राउंड माना जाएगा जिसके थ्रू डिवोर्स मिलेंगे। तो सेक्शन 375 है जिसमें कि आप देखो कि IPC का कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें ये कहता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ है और वाइफ अगर 15 ईयर्स से कम की नहीं है तो उनके ऊपर ये रेप का चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर 15 ईयर्स से ज़्यादा है अगर वाइफ का एज तो उनके ऊपर रेप का चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये एक एक्सेप्शन है। जैसे कि 376 आप देखते हो कि ये फुल्ली जो है रेप के बारे में यहाँ पे आपका सज़ा रखा गया है, पनिश किया जाता है। बट अंडर आर्टिकल 375 जिसमें कि एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शंस के थ्रू ही आप देखो कि यहाँ पे जो अनविलिंगली सेक्सुअल इंटरकोर्स है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, इसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट रखा गया है। इंडिया उन 36 देशों में से है जहाँ पे मैरिटल रेप को अभी तक लीगल क्राइम नहीं माना जाता, कानूनी रूप से इसको जो है अपराध नहीं माना जा रहा है। हम लोग उन 36 कंट्रीज़ में काउंट होते हैं। लीगल प्रोविज़न क्या क्या है जो वुमेन को प्रोवाइड है, तो आर्टिकल 498A है जिसमें कि विमेन को यहाँ पे कहा गया है कि अगर हस्बैंड के द्वारा क्रुएल्टी किया जाता है या फिर किसी और हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा किया जाता है तो फिर यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा विमेन को। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, जिसके तहत ये रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि अगर फोर्सफुली यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रहा है तो वो पनिशेबल है हमारे इंडियन लॉ के तहत, और मजिस्ट्रेट इस कानून के तहत एब्सोल्युटली उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो यहाँ पे क्रिमिनलाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बट कुछ जो यहाँ पे बातें हैं उसको देखिएगा। ठीक है, 375 में क्या है ना कि डेफिनेशन ऑफ रेप है और ये कहा गया कि 15 ईयर्स से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे कोई भी तरीके का मतलब कि अनविलिंगली भी है तो उसको यहाँ पे बिल्कुल भी पनिशेबल नहीं माना जाएगा। मर्सी किलिंग है, मर्सी किलिंग एप्लीकेशन जो है वो 9 ईयर्स ओल्ड ने रेज़ किया है आंध्र प्रदेश कोर्ट में। तो यूथनेशिया है, जैसे कि आप देखते हो कि यूथनेशिया मतलब कि विलफुल अगर आप अपने ही इच्छा से आप मर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सबको आपकी कंडीशन ठीक है लेकिन आपको ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि जैसे कोई बुज़ुर्ग होते हैं जो कि जिनकी बॉडी पार्ट्स काम नहीं करती है बट फिर भी वो वेंटिलेटर में रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, अगर उनको लगता है कि वो रिसोर्सेज बचाना चाहते हैं, मनी बचाना चाहते हैं, तो फिर वो जो है विलफुल तरीके से वो अपनी जान दे सकते हैं। तो यूथनेशिया है जो कि एक मर्सी किलिंग है कि लोग चाहते हैं कि अब वो उनके रहने से अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर उनका मर जाना ही सही है। तो ये चीज़ें हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ यूथनेशिया हमारे देश में कहाँ से आया, तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, ये एक केस है जिससे कि ये निकल कर आया और बेंच के द्वारा ये कहा गया कि राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल 21 के तहत है, तो इसके तहत राइट टू डाई नहीं दिया गया। यानी कि हमें अधिकार है कि हम लोग एकदम सम्मान के साथ जिए, लेकिन हमें राइट टू डाई का अधिकार नहीं दिया गया अंडर आर्टिकल 21। तो ये ओवर रूल्ड है, यानी कि पी राथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है जिसमें कि सेक्शन 309 को जो IPC का है अटेम्प्ट टू सुसाइड, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था, तो इसको स्टक डाउन कर दिया गया। तो इतनी बातें थोड़ा बहुत है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ और डिग्निटी है, जिसमें कि राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट है और डाई विद डिग्निटी है। ये भी आपका इस केस के तहत आया था कि इसको पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया कहा जाता है। तो दो तरीके की यूथनेशिया है। तो पैसिव यूथनेशिया को हमारे देश में अलाउड किया गया है कि हम लोग इसके तहत जो है रिसोर्सेज बचाने के लिए, मनी बचाने के लिए जो है इस तरीके से अगर लोग चाहते हैं कि वो उनकी जान चले जाए तो फिर हो सकता है। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, तो राइट टू डाई का भी बात किया गया कि डिग्निटी सम्मान के साथ जो है इनको अधिकार है। तो दो केस याद रखिएगा, एक तो है यहाँ पे आपका कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक है अरुणा सांगवांग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि हमारे देश में जो पैसिव यूथनेशिया है इसको यहाँ पे राज़ी कर दिया गया। फिर ज्ञान कौर वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ पंजाब है, जिसके तहत जो है यहाँ पे दोनों यानी कि असिस्टेंट सुसाइड और यूथनेशिया जो है वो अनलॉफुल कहा गया था कि कानूनी तौर पर जो है इलीगल है। फाइन, तो ये बातें रही।
तो गाइस यहाँ पे हमारी जुडिशरी की जितनी टॉपिक थी वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग इलेक्शन देखेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे वीडियोस मिले, जिससे कि जल्दी से जल्दी PT 365 में कवर करा सकूँ। इसी के साथ आपका वीज़ा नाइस का भी टेस्ट चल रहा है, तो उसको भी आप लोग जो है साइड बाय साइड आप लोग अपना अवेल कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल लग रहे होंगे, आपके रिविजन फास्ट तरीके से हो पा रही होगी। अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप उसके लिए जो है लाइक कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे आपकी रिवीजन करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।